Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in lecture number 16 of biology for the preparation of National MDCAT 2021. Dear students, हमने अपने अब तक के लेक्चर्स में 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं. उनमें हमने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को कवर कर लिया, अब तक बायोमोलिक्यूल्स को कवर कर लिया है और एंजाइम का यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम एक और यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स. बायो एनर्जेटिक्स ये चैप्टर नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के अंदर चौथे नंबर पर है, 4th चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर का. और जो बाकी प्रोविंसेस की बुक्स हैं एक्सेप्ट केपीके में भी चूंकि 2006 का करिकुलम फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पर भी ये चैप्टर नंबर 4 ही है. लेकिन बाकी प्रोविंसेस में जो करिकुलम फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ आपको ये चैप्टर 11 मिलेगा फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर. तो बायो एनर्जेटिक्स ये पीएमसी के सिलेबस का भी पार्ट है और एक इंटेग्रल पार्ट है पीएमसी सिलेबस का. आप देखिए पीएमसी ने जो अभी इस साल 2021 का सिलेबस लॉन्च किया है एमडी कैट के लिए, तो इस सिलेबस के अंदर आप देख रहे हैं कि ये 2nd नंबर पर इस बायो एनर्जेटिक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. और इसमें जो कंटेंट्स आपको पढ़ने को एडवाइस किए हैं पीएमसी ने, उनमें आप देख सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस, इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन और लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. तो ये इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठे करके दिए हैं. अगरचे ये पॉइंट्स बड़े रैंडमली अरेंज किए हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये चैप्टर पूरे का पूरा बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर जो आपको नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में चैप्टर नंबर 4 के तौर पर मिलता है और बाकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर 11 के तौर पर आपको ये मिलेगा. तो आपने इस पूरे चैप्टर को थॉरोली कवर करना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि तकरीबन इसमें से कोई 7 से 8 क्वेश्चन इस बायो एनर्जेटिक्स से पूछे जाएंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं. इसलिए आपने बहुत ही लगन के साथ इन तमाम कंटेंट्स को लर्न करने की कोशिश करनी है ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो सके. बहरहाल आज का ये जो लेक्चर है हमारा, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. लेकिन आपको बताते चलें कि ये जो यूनिट है बायो एनर्जेटिक्स ये भी तकरीबन कोई 5 से 6 लेक्चर्स में जाकर कंप्लीट होगा. तो आपने पेशेंस के साथ ये इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहना है. बहुत सारे बच्चों का मुझे एहसास है, बार बार मुझसे कांटेक्ट किया जा रहा है कि सर आप ज़रूर इसे कंटिन्यू रखें, ज़रूर इसे कंटिन्यू रखें. तो उन सब के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कंप्लीट करूँगा. और मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक दिन के बाद एक दिन ये लेक्चर ज़रूर आए. लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, जाहिर है कि बहुत सारे और भी मामलात हैं ज़िंदगी के, उनको भी साथ लेकर चलना होता है. तो अगर किसी वजह से 2-3 दिन का डिले कभी बीच में आ जाए तो आपने थोड़ा सा हौसला रखना है और ये यकीन रखना है कि इंशाल्लाह ये सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट होगी और आपको ये मुकम्मल कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा. और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी मुहैया किए जाएंगे. तो आप अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इन लेक्चर्स को लीजिए और जो एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई कंफ्यूजन आपको फेस करनी पड़ती है तो आप बिला किसी हिचकिचाहट के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी. और बायोलॉजी वाले पार्ट में जिसके क्वेश्चंस भी दायरे के सबसे ज़्यादा हैं एमडी कैट के अंदर, आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत करके आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं. जी, तो आगे बढ़ते हैं. हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हम सबसे पहले
बायोएनर्जेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन पेश करेंगे आपके सामने। बायोएनर्जेटिक्स एक्चुअली होता क्या है, इसके अलावा हम आज के लेक्चर के अंदर फोटोसिंथेसिस का बुनियादी कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, और फोटोसिंथेसिस का ये कॉन्सेप्ट केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पर या रिडॉक्स प्रोसेस के तौर पर बयान करेंगे, और इसके साथ साथ बायोएनर्जेटिकली इसे बायोएनर्जेटिक प्रोसेस कहा जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और फिर देखिए फोटोसिंथेसिस में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, अभी आप लर्न करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, और इसका कंपेयर किया जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ फोटोसिंथेसिस का रिलेशन क्या है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों ही दरअसल बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस हैं और दोनों के दरमियान बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। तो इस बात को भी यहाँ पर बड़ी वजाहत से आज बयान किया जाएगा। और इसके अलावा हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर और इसका इफेक्ट क्या होता है इसकी कंसंट्रेशन का, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने आखिर तक इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह इस लेक्चर के इख्तिताम तक हम इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स की टर्म का मतलब क्या है? बायोएनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये आप 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th क्लास में भी आपने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर जरूर पढ़ा है। बायोएनर्जेटिक्स टर्म ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो और इनर्जेटिक्स। बेसिकली ये टर्म अप्लाई होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस के ऊपर जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। देखिए इनर्जेटिक्स एनर्जी रिलेशनशिप्स को कहा जाता है। इनर्जेटिक्स वर्ड एनर्जी रिलेशनशिप्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये एनर्जी रिलेशनशिप्स या दूसरे लफ्जों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस अगर किसी लिविंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं तो आप इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस को बायो एनर्जेटिक्स कह सकते हैं। लिविंग बॉडी के अंदर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म हो रही है और क्यों हो रही है, तो आप ये बात जहन में रखिए कि लिविंग बॉडीज भी नॉन लिविंग थिंग्स की तरह वर्क परफॉर्म करती हैं। जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, मुख्तलिफ किस्म का वर्क परफॉर्म करती हैं, इसी तरह से लिविंग बॉडीज को भी सर्वाइव करने के लिए सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जाहिर है कि सन से ऑब्टेन की जाएगी और सन से उसको कैप्चर करके लिविंग बॉडीज अपनी बॉडी के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो यहां पर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और फिर विद इन लिविंग बॉडी किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गर्ज ये कि आप देखेंगे कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के सेवरल प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे। तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ऐसे तमाम प्रोसेसेस को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाएगा। तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर यही बायोएनर्जेटिक्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसको और ज्यादा हाईलाइट करना है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को यहां पर सामने लेकर आना है। और फिर जो मेजर बायोएनर्जेटिक प्रोसेसेस हैं उनमें से एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बारे में आज आपको थोड़ा सा बताया जाएगा। जी, तो आपने गौर किया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। इसको हम दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी किसी सिस्टम में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो यहां पर सवाल यह पैदा होगा कि एनर्जी कितनी मिकदार में उस सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और उस सिस्टम ने जब उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो क्या जितना अमाउंट एनर्जी का उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हुआ था उतना ही ट्रांसफॉर्म हुआ है इनटू अनदर फॉर्म, या फिर उसमें से कुछ वेस्ट हो गया है। तो इस तरह जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया जा रहा होता है तो यहां पर एनर्जी की क्वांटिटेटिव स्टडी इन्वॉल्व हो जाती है। हमें यह देखना होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस वजह से बायोएनर्जेटिक्स को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं
हैं, बाज़ बुक्स में आपको डेफिनेशन बायोएनर्जेटिक्स की यूं भी मिलेगी कि आप बायोएनर्जेटिक्स को यूं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बींग्स के बजाय आप यूं कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बींग्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो दरअसल हमें उसका अमाउंट भी डिटरमिन करना होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस तरह क्वांटिटेटिव स्टडी यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी। क्वांटिटेटिव से मुराद है कि कितना अमाउंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी भी कहलाएगी। बहरहाल आप ये दोनों तरह से बायोएनर्जेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। बायोएनर्जेटिक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस को डायरेक्टली खुद भी कहा जा सकता है, या फिर ऐसे प्रोसेसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी को भी आप बायोएनर्जेटिक्स कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बायोएनर्जेटिक्स का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया है। लेकिन अभी इसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहां पर बात करेंगे कि एक्चुअली बायोएनर्जेटिक्स की लिविंग बॉडीज में क्या एग्जांपल्स हैं। तो याद रखो कि हमारी बॉडीज के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है ये दरअसल बायोएनर्जेटिक्स है। जितना भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है ये सारे का सारा बायोएनर्जेटिक्स है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि बायोएनर्जेटिक्स, क्या बायोएनर्जेटिक्स किसी आर्टिफिशियल सिस्टम में भी परफॉर्म हो रहा है? तो नहीं, आर्टिफिशियल सिस्टम में जो भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो बायोएनर्जेटिक्स नहीं कहलाएगी। लिविंग बॉडी से बाहर कोई भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन उसको जस्ट आप एनर्जेटिक्स कह सकते हैं। लेकिन उसी तरह का कोई एनर्जेटिक प्रोसेस अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है तो वो फिर बायोएनर्जेटिक्स बन जाएगा। तो आप याद रखें कि ये बायोएनर्जेटिक्स, ये टर्म सिर्फ लिविंग बॉडी के लिए यूज की जाएगी। आउटसाइड द लिविंग बॉडी कहीं पर बायोएनर्जेटिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहां पर एनर्जेटिक्स जरूर होंगे। जैसे आप देखें किसी बिजली घर में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है तो वहां पर एनर्जेटिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बायोएनर्जेटिक्स नहीं है। तो बायोएनर्जेटिक्स है लिविंग बॉडीज में, और लिविंग बॉडीज में बायोएनर्जेटिक्स की कोई मिसाल दीजिए तो आपने फौरन से कहना है कि मेटाबॉलिज्म, all the metabolism is actually the bioenergetics। वो कैसे? दरअसल ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म की एक किस्म को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म और दूसरी किस्म को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये मेटाबॉलिज्म की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और ये दो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, और इन दोनों डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन आप अभी ऑब्जर्व करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कैटाबॉलिज्म ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपको डिस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। इनको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस का मतलब ये होगा कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं इन विच complex molecules are broken down into simpler molecules and during this breakdown energy is released। देखो, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसके अंदर जाहिर है कि एनर्जी का एक मंबा मौजूद होता है। वो एनर्जी जो उसके अंदर पोटेंशियल फॉर्म में मौजूद होती है, एट द टाइम ऑफ इट्स ब्रेकडाउन दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज की जाएगी। तो याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म आर destructive reactions which involve the breakdown of complex molecule into simpler molecules and energy is released। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, therefore these are energy releasing processes, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं, और इसी वजह से ऐसे रिएक्शंस को जिनमें ये एनर्जी रिलीज होती है, इन रिएक्शंस को एक्सर्गोनिक रिएक्शंस भी कहा जाता है, या इनके लिए टर्म यूज की जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो याद रखो कि एक्सोथर्मिक, एक्सर्गोनिक, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस या फिर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस ये सारे एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्रिस्पॉन्ड करते हुए वर्ड्स हैं, ये क्रिस्पॉन्डिंग वर्ड्स हैं, यानी एक दूसरे के हम मानी अल्फाज हैं। तो आपने इनको माइंड में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं आपसे शेयर करता हूं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपने ये याद रखना है कि कैटाबॉलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मिसाल के तौर पर यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैटाबॉलिज्म एक्सेप्ट, तो कोई एक बात यहां पर गलत दी हो, बाकी सारे ऑप्शन ये कैटाबॉलिज्म से मुतालिक हो, या बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो, कोई एक बात करेक्ट गिवन हो तो वो करेक्ट वाली बात पूछी जा रही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये कैटाबॉलिज्म की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पॉइंट आउट की हैं, इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए।
अच्छा, आप दूसरी तरफ देखिए कि कैटाबोलिज्म को अगर हम एनाबोलिज्म से कंपेयर करते हैं, एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, यानी इसका मतलब यह है कि इनमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और जब भी सिंपल मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होता है तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल्स एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से ऐसे रिएक्शंस में एनर्जी स्टोर जरूर होती है, लिहाजा ऐसे रिएक्शंस को, एनाबॉलिक रिएक्शंस को एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेसेस भी कहा जाता है। और इन्हीं के लिए अल्टरनेटिव टर्म्स आप देख रहे हैं, एंडरगोनिक या फिर एंडोथर्मिक कहा जाएगा। जैसे ऊपर हमने एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस की टर्म्स यूज की थी, जबकि यहां पर एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की टर्म्स यूज की जाएंगी। तो अब आप देखिए कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इन दोनों में आपने इनकी करैक्टरिस्टिक्स में ये बात रियलाइज की है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस वजह से हमारे बॉडी में जब भी आपसे बायोएनर्जेटिक्स की कोई एग्जांपल पूछी जाए कि हमारे बॉडी के अंदर बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल क्या हो सकती है, तो आपने चूज करना है कि अगर आपको कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो की हुई है ऑप्शन के अंदर, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल हो सकती है। जैसे आप देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑल द इवेंट्स करस्पॉन्ड्स विथ ईच अदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्ड करने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड या एक दूसरे के जो हम मानी अल्फाज होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज की जाती है कि ऑल द इवेंट्स करस्पॉन्ड्स विथ ईच अदर। और ऑप्शंस आपको दिए हुए जैसे कैटाबोलिज्म, एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक, और दूसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एनाबोलिज्म, एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक। तो आपको अभी जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की बताई, तो उनमें आपने देखा था कि जो कैटाबोलिज्म है वो दरअसल एक्सर्गोनिक रिएक्शंस हैं या उनको एक्सोथर्मिक कहा जाता है, और ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस होते हैं। और दूसरी तरफ एनाबोलिज्म ये एंडरगोनिक है और एंडोथर्मिक है, यानी ये दरअसल एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेसेस होते हैं। तो इसका मतलब है कि ए के अंदर भी बिल्कुल करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किए हुए हैं, यानी ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और बी के अंदर भी इसी तरह से करस्पॉन्डिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो अगर ये दोनों करेक्ट हैं तो फिर बोथ ऑफ देम शुड बी द राइट आंसर। तो देखिए ये राइट आंसर इसका बोथ ऑफ देम है। बिल्कुल इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन देखिए कि चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट करेक्टली कंप्लीट्स दिस सेंटेंस, कैटाबोलिज्म इज टू एनाबोलिज्म एज डैश इज टू डैश। यानी यहां पर आपने दो ऐसे वर्ड्स को चूज करना है जो कि इस जुमले के साथ मुताबिकत रखती हो। मिसाल के तौर पर जैसे इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि कैटाबोलिज्म बिल्कुल इसी तरह से एनाबोलिज्म के साथ जैसे। अब आगे आपने पेयर ऑफ वर्ड्स चूज करने हैं, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जैसे एक्सर्गोनिक और स्पॉन्टेनियस, क्या ये एक दूसरे के साथ उसी तरह से हैं जैसे कि कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म के साथ है, या फिर एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक ये एक दूसरे के साथ उसी तरह से हैं जैसा कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म है, या फिर फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, या फिर वर्क और एनर्जी। तो अब आप देखिए कि इनमें कौन से ऐसे दो अल्फाज हैं जो एक दूसरे के साथ वैसी ही रिलेशनशिप रखते हैं जैसा कि आपको कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में नजर आ रहा है। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या है। अभी हमने ये टर्म्स एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट में ऑब्जर्व की, तो उसमें हमें ये पता चला कि एक्सर्गोनिक रिएक्शंस और एंडरगोनिक रिएक्शन ये दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। जैसे कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म का अपोजिट है, बिल्कुल इसी तरह से एक्सर्गोनिक ये एंडरगोनिक का अपोजिट होगा। लिहाजा राइट आंसर यहां पर होना चाहिए बी। सो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। अगर यहां पर ये कोई ऑप्शन इस तरह से सेट किया हुआ हो कि एंडरगोनिक को हमने इधर लेफ्ट साइड पे रखा हो और एक्सर्गोनिक को राइट साइड पे रखा हो, तो क्या तब भी आप उसको करेक्ट ऑप्शन मानेंगे? ना, उसको फिर आप करेक्ट ऑप्शन नहीं मानेंगे। वो क्यों? वो इस वजह से कि आपने यहां पर जिस सीक्वेंस के अंदर रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया इस सेंटेंस के अंदर कि कैटाबोलिज्म इज टू एनाबोलिज्म,
तो उसी सीक्वेंस में यहां पर भी अल्फाज होने चाहिए, यानी जो पहला लफ्ज होगा वो कैटाबॉलिज्म का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड होना चाहिए और दूसरा वर्ड एनाबॉलिज्म का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये गिवन हो तो फिर तो ये राइट आंसर है, अदरवाइज अगर ये एंडरगोनिक को इधर और एक्सरगोनिक को यहां पे रख दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह के ऑप्शंस में थोड़ा बहुत आगे पीछे की हुई होती हैं चीजें, तो आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले भी जैसा कि बताया कि बायोलॉजी के अंदर जाहिर है कि बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन ये इसी तरह से अल्फाज का घेराव करके, अल्फाज को आगे पीछे करके स्टूडेंट को गलती करने पर मजबूर किया जाता है और उससे फिर गलती करवाई जाती है, और वो जो सादे स्टूडेंट होते हैं वो गलती कर भी बैठते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, तो एक और देखिए कि द टर्म बायोएनर्जेटिक्स कैन बी अप्लाई टू, अभी हमने जैसे जिक्र किया कि ये जो बायोएनर्जेटिक्स है इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो अब आप जरा देखिए कि आपको ऑप्शन दिए हैं कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या ये टर्म अप्लाई हो सकती है, या फिर ये गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर लेते हैं, क्या इसके ऊपर ये टर्म अप्लाई होती है, या फिर सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से सेपरेट करने वाला ऑर्गन है किडनी, तो किडनी जब इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करता है तो क्या इस प्रोसेस के ऊपर बायोएनर्जेटिक्स टर्म अप्लाई होगी, या फिर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट से आप न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं, तो क्या इसके ऊपर ये बायोएनर्जेटिक्स की टर्म मेनली अप्लाई होती है, या ऑल ऑफ देम। यहां पर एक और ऑप्शन होता है कि ऑल ऑफ देम ये बायोएनर्जेटिक्स हैं। तो याद रखो, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मेटाबॉलिज्म की टर्म गिवन है तो आपने मेटाबॉलिज्म को प्रेफर करना है। मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द बायोएनर्जेटिक्स, इसके अंदर बाकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो मेटाबॉलिज्म इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर इसी मुनासबत से लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज्ड टू बी एन एनर्जी लिंक और केमिकल लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अभी हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जिक्र किया, तो इनके दरमियान एनर्जी लिंक क्या है। अब देखो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये उसकी रिड्यूस फॉर्म है, NADH इसे कहा जाता है, आपने बायोमोलिक्यूल्स में इसको पढ़ा था। और फिर ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, FADH2, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल एनर्जी लिंक या केमिकल लिंक कंसिडर किया जाता है, क्या ये दोनों एनर्जी लिंक हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दरअसल इनमें से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर यहां पर आएगा नन ऑफ देम। लेकिन अगर यही सवाल इसी तरह फिर पूछा जाए और ऑप्शन आपको इस दफा दिए हुए हैं कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सनलाइट और ATP, अब बताइए इन चारों में से which one is energy link या chemical link between catabolism and anabolism। तो आपने बेटे केयरफुल हो जाना है कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी या केमिकल लिंक के तौर पर मॉलिक्यूल बिहेव करता है, दैट इज एक्चुअली ATP मॉलिक्यूल। तो ATP ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान एनर्जी लिंक या केमिकल लिंक का स्टेटस रखता है। क्या वजह है, इसको एनर्जी लिंक या केमिकल लिंक क्यों कहा जाता है। अगर ये रीजनिंग की जाए तो आप ये याद रखो कि जैसे कैटाबॉलिज्म, जिसमें आपको ये मैंने बताया कि ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है, और वो एनर्जी जो यहां से लिबरेट होती है, दैट एनर्जी इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो एनर्जी यहां से लिबरेट हो रही है, ये एनर्जी दरअसल ATP है, और ये ATP जो कैटाबॉलिज्म से रिलीज होते हैं, these ATPs are then used to convert simple molecules into energy rich complex molecule। यानी एनाबॉलिज्म में ये ATP कंज्यूम हो जाएंगे, ये ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, और इस तरह से आप देखिए कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान जो एनर्जी लिंक बन गया है या एक केमिकल लिंक बन गया है, वो दरअसल ATP है। क्योंकि ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस वजह से इसको केमिकल लिंक भी कहेंगे, और वैसे ये एक एनर्जी है, एक एनर्जी करेंसी कहलाती है, तो इसको आप एनर्जी लिंक भी कह सकते हैं। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। एक्चुअली ये देखो कैटाबॉलिज्म के ऊपर ये एनाबॉलिज्म डिपेंड कर रहा है। देखो ये यहाँ पर जो रिलेशनशिप आपको समझाने की कोशिश की गई है, इस पे जरा आपने फोकस करना है। ये ATP कैटाबॉलिज्म से रिलीज हो रहे हैं और एनाबॉलिज्म में यूज हो रहे हैं,
और इस लिहाज से एनाबोलिज्म इसको हम कंसिडर करेंगे कि एनाबोलिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन कैटाबोलिज्म फॉर देयर एटीपी रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो ये जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं दे नीड एटीपी। लिविंग बॉडी के अंदर एनाबोलिज्म को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहां से आएगी? तो लिविंग बॉडी के अंदर वो एनर्जी chemical form of energy होती है, and that chemical form of energy must be ATP. So all the anabolic processes need ATP, and which one is the source of those ATP which are required by the anabolism? So the source of those ATP is the catabolism. So all the anabolic reactions are dependent upon कैटाबोलिज्म फॉर देयर एटीपी रिक्वायरमेंट। और ये कौन से टाइप का कैटाबोलिज्म होता है? दिस इज एक्चुअली द रेस्पिरेटरी कैटाबोलिज्म। ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन in which complex molecules are broken down into simpler molecules and energy is released in the form of ATP, और वो ATP फिर different anabolic reactions में utilize होंगे। मिसाल के तौर पर उन anabolic reactions में जैसे कहीं प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो इस वजह से इनकी फॉर्मेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड है। कहीं पर डीएनए सिंथेसिस हो रही है यानी डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए इज आल्सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। कहीं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए मॉलिक्यूल बनता है और आरएनए भी चूंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो इसकी फॉर्मेशन के दौरान भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आपने देखा कि ये जितने भी एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं they need ATP, or for their ATP requirement they are actually depend upon the respiratory catabolism। लेकिन यहां पर बेटे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म पे डिपेंडेंट है अपनी एटीपी रिक्वायरमेंट के लिए, इसी वजह से एटीपी को हमने केमिकल लिंक या एनर्जी लिंक कंसिडर किया है। लेकिन यहां पर एक प्रोसेस ऐसा है जो कि रेस्पिरेटरी कैटाबोलिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी एटीपी रिक्वायरमेंट के लिए, हालांकि वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। और वो क्या है? वो दरअसल है फोटोसिंथेसिस। देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। दिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे कि इसमें देखो इस एनाबॉलिक प्रोसेस में अभी आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज बन रहा है वो एनर्जी रिच है, तो इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है। और जाहिर है कि ये एक बायोएनर्जेटिक टाइप का प्रोसेस है, ये लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी की फॉर्म में मिलनी चाहिए, एटीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो एटीपीज रिक्वायर करता है वो एटीपीज एक्चुअली कैटाबोलिज्म से नहीं आते। वो क्यों? वो इस वजह से कि फोटोसिंथेसिस एक वाहिद एनाबॉलिक प्रोसेस है जो अपने एटीपी खुद सिंथेसाइज करता है बाय कैप्चरिंग द सनलाइट। ये एक्चुअली क्या करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करता है। सनलाइट जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरी अर्थ पर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो इसी सनलाइट के जरिए परफॉर्म हो रही हैं। तो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है प्लांट और उसको कन्वर्ट करता है सनलाइट को एटीपी में, और फिर एटीपी से अपने बाकी जो ज़रूरियात हैं फोटोसिंथेसिस की वो पूरी की जाती हैं। यानी इसमें क्लोरोफिल की फॉर्मेशन हो या फिर आगे जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है उसमें ये एटीपी इन्वॉल्व होंगे जो कि सनलाइट को कैप्चर करके तैयार किए गए होते हैं। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेटरी कैटाबोलिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन इस फोटोसिंथेसिस के अलावा आप याद रखिए जितने भी दीगर एनाबॉलिक प्रोसेसेस लिविंग बॉडीज के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट अपॉन रेस्पिरेटरी कैटाबोलिज्म फॉर देयर एटीपी रिक्वायरमेंट, एंड देयरफॉर एटीपी इज सपोज्ड टू बी केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो यहां पर अगर आपसे ये किसी क्वेश्चन में ऐसे करके पूछा जाए ना कि विच वन इज ट्रू, तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान ये एटीपी एज केमिकल लिंक है या फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान एटीपी केमिकल लिंक है, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। तो आप याद रखो कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान अगर कहा जा रहा है तो तब तो ये मानी जाएगी बात, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान एटीपी को अगर आप केमिकल लिंक कंसिडर कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एटीपी चाहिए वो रेस्पिरेशन से नहीं आते। दोज एटीपीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट बॉडी
by capturing the sunlight during photosynthesis. ठीक है, तो except photosynthesis all the other processes are dependent upon respiratory catabolism for their ATP requirement. तो ये बात आपने अच्छी तरह से माइंड में रखनी है. अब जरा आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एटीपी मॉलिक्यूल. एटीपी का यहाँ पे काफी सारा जिक्र हुआ, तो बताइए एटीपी के मुतालिक कौन सी बात इनकरेक्ट है. देखो बच्चों, इस तरह के सवाल जब भी पूछे जाएं जिसमें ये करेक्ट इनकरेक्ट इस तरह की कोई बात लिखी हुई होती है, तो उन वर्ड्स को लाजमी तौर पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करें, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और उनकी वजह से मिस्टेक होने का चांस होता है. तो यहां पर आपसे करेक्ट नहीं पूछा जा रहा बल्कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, और इनकरेक्ट के लिए ऑप्शन आपको दिए हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटाबॉलिज्म. क्या कैटाबॉलिज्म में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? डेफिनेटली कैटाबॉलिज्म एटीपी यील्ड करता है, दिस इज करेक्ट. अच्छा, इट इज यूज्ड इन एनाबॉलिज्म, बिल्कुल एटीपी एनाबॉलिज्म में यूज होते हैं, तो ये वाली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है. अच्छा, इट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल देन ग्लूकोज, ये बात सरासर गलत है. ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तकरीबन कोई 36 एटीपी प्रोवाइड कर सकता है. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रोकन डाउन हो जाए तो इससे तकरीबन कोई 36 to 38 एटीपी हासिल हो सकते हैं. ये अभी आगे चलकर आप ये फिगर्स का काउंट देखेंगे, रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे कि 36 किस केस में और 38 किस केस में, ये आपने आगे चलकर इस बात के ऊपर जरूर तवज्जो देनी है कि ये कैसे कर मुमकिन होता है. बहरहाल आप ये बात याद रखिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 to 38 एटीपी के इक्विवेलेंट है, और फिर एक एटीपी किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ज्यादा एनर्जी कंटेन कर सकता है, ऐसा नहीं है. तो ये वाली बात इनकरेक्ट हो सकती है. अच्छा, इट इज केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो ये अभी आपको बात जस्टिफाई की है कि ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान केमिकल लिंक है, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है. तो इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो कि इनकरेक्ट अबाउट एटीपी मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो है सी ऑप्शन, इट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल देन ग्लूकोज. अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर हम बायोएनर्जेटिक्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब बायोएनर्जेटिक्स की बात होती है तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जिक्र जरूर बीच में आ जाता है. बेशक कहीं पर बुक में लिखा हो या ना हो, आपने इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि बुक में तो ये कहीं मेंशन नहीं था, बुक में तो ये कहीं मेंशन नहीं था. भाई आप इसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी तो स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बायोलॉजी के साथ साथ कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको माइंड में रखना है जब आप बायोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. तो देखो बायोएनर्जेटिक्स अगरचे ये लिविंग एक्टिविटी लिविंग फंक्शन है, लेकिन हम यहाँ पर बायोएनर्जेटिक्स को लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ यहाँ पर रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जरूर काफी डिटेल के साथ पढ़ा होगा. ये एनर्जी से मुतालिक दो प्रिंसिपल्स हैं. इनमें देखो एक प्रिंसिपल ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो आप एनर्जी को खुद क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो क्यों भाई? वो इस वजह से कि एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है. सन हमारे पूरे इस अर्थ के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उस पूरे अर्थ पर उन तमाम एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइडर ये सन है. सन की एनर्जी जो कि रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी, ये रेडिएंट एनर्जी सन से निकलकर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये हमारी अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ पर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो, लिविंग सिस्टम में हो, या फिर किसी नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो अर्थ पर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उन सब के लिए एनर्जी का सोर्स ये सन है, और उसकी ये रेडिएंट एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होकर यूटिलाइज हो रही होगी. और जैसे ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में आप देखेंगे इसको, तो अल्टीमेटली ये वापस सन की तरफ इन द फॉर्म ऑफ हीट वापस भी जा रही है. तो आप याद रखो कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ये जो हम आमतौर पर ये कहते हैं कि एनर्जी जनरेशन सेंटर, यानी कोई बिजली घर है वहां पर एनर्जी जनरेट की जा रही है, तो वो एनर्जी जनरेट करने का मतलब ये होता है कि हम
किसी एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि एनर्जी क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो ये माइंड में रखिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये दुनिया में हो रहा है, ना सिर्फ नॉन लिविंग सिस्टम्स के अंदर ऐसा हो रहा है, बल्कि लिविंग सिस्टम्स में भी ऐसा हो रहा है कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल मुमकिन है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये फ्रीक्वेंटली ट्रांसफॉर्म होती है, और इसी चीज को हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। अगर ये लिविंग बॉडी में हो तो आपने ये याद रखना है कि लिविंग बॉडी भी अपनी एनर्जी के लिए सन के ऊपर डिपेंडेंट है। एनर्जी लिविंग बॉडी में भी क्रिएट नहीं होती, ना डिस्ट्रॉय होती है, और एनर्जी जिस तरह से नॉन लिविंग सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी नॉन लिविंग सिस्टम की तरह लिविंग सिस्टम्स में भी, लिविंग बॉडीज के अंदर भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरा प्रिंसिपल यहां पे क्या कहते हैं? And during the conversion of energy from one form to another, there is decrease in useful amount of energy because much energy is lost in the form of heat. देखो, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जैसे अभी आपको कहा कि सन की जो एनर्जी वो रेडिएंट एनर्जी है, और उस रेडिएंट एनर्जी के जरिए आप देखो कभी हवा तेज चलना शुरू हो जाती है, तो वो एक एनर्जी की और किस्म है, विंड एनर्जी आप उसको कह सकते हैं। उसी रेडिएंट एनर्जी की वजह से पानी के अंदर हरकत आती है और पानी बहना शुरू कर देता है, वो हाइड्रो पावर हो जाएगी, हाइड्रो एनर्जी हो जाएगी। और फिर हम उसी हाइड्रो एनर्जी को यूज करते हुए टरबाइंस रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो परफॉर्म करवाते हैं, तो उससे देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये भी एनर्जी की एक किस्म है। तो इस तरह से देखो कि ना सिर्फ नॉन लिविंग सिस्टम्स में, बिल्कुल इसी तरह से लिविंग सिस्टम्स में भी आप देखो प्लांट क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि आप किसी सोलर प्लेट के ऊपर देखिए, सनलाइट जब एक्सर्ट होती है तो सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आगे यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली प्लांट भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हासिल कर लेता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से आगे फिर एटीपी की फॉर्मेशन फैसिलिटेट होती है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और फिर प्लांट के साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी एनर्जी एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लिविंग सिस्टम्स भी ये नॉन लिविंग सिस्टम्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं अपने एनर्जी के रिलेशनशिप के हवाले से, कि ना तो एनर्जी लिविंग सिस्टम्स में भी क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन नॉन लिविंग सिस्टम्स की तरह लिविंग सिस्टम्स में भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मुमकिन है। लेकिन यहां पर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसने कहा है कि बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी सिस्टम में से, और वो लॉस होकर कहां जाएगी वो एनर्जी? वो हीट की फॉर्म में दोबारा डिसिपेट कर जाएगी, दोबारा वो अपर एटमॉस्फेयर में वो एनर्जी चली जाएगी। तो इस तरह से आपने ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं इनको माइंड में रखना है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी जाए, ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए कि क्या लिविंग बॉडीज भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करती हैं, तो आपने ये माइंड में रखनी है बात कि बिल्कुल करती हैं। लिविंग बॉडीज में भी जितनी बायोएनर्जेटिक्स एक्टिविटीज हो रही हैं वो इन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं। इनमें कोई भी बायोएनर्जेटिक एक्टिविटी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिविएट नहीं करती। अच्छा, अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस। बायोएनर्जेटिक्स का एक मेजर इवेंट लिविंग बॉडीज के अंदर फोटोसिंथेसिस की शक्ल में। हमने इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर ये दो ही बायोएनर्जेटिक्स डिस्कस करने। एक फोटोसिंथेसिस है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस, ये एनाबॉलिज्म है अभी जैसे आपको मैंने बताया था, और इसी तरह से हम कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल के तौर पर जो सेलुलर एस्पिरेशन है उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। देखो, फोटोसिंथेसिस, इसमें आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। दरअसल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं इनको आमतौर पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन का स्टेटस हासिल है। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन से क्या मुराद है? यानी
ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के साथ चूंकि ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इस वजह से आप इस कार्बन को ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कह सकते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड का आपने ये स्टेटस याद रखना है कि विच वन, किसी क्वेश्चन में भी ये बात पूछी जा सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपने याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। इसकी दरअसल रिडक्शन होनी है, और रिडक्शन के लिए वाटर को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा। सो वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद है कि हाइड्रोजन डोनर, रिड्यूसिंग एजेंट को आप हाइड्रोजन डोनर भी कह सकते हैं। सो ये दरअसल हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन डोनर। इससे हाइड्रोजन हासिल होगा और वही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दरअसल रिड्यूस करेगा, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन की ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और जबकि ग्लूकोज ये कार्बन की रिड्यूस फॉर्म है। तो लिहाजा यहां पर इस ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन को रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन डोनर होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो कौन होगा? वाटर। तो वाटर के जरिए जब इसकी रिडक्शन हो जाती है तो इस तरह से ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोज। और इसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगी, और वो बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपको मैंने कंप्लीट इक्वेशन शो की है। अब यहां पर आप देखो, जैसे अभी मैंने पॉइंट आउट किया आपको कि केमिकली यहां पर क्या हो रहा है। अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट देखें तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक तो रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है ये बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में अक्सर ये सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिडक्शन किसकी हो रही है। तो रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हमने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन कहा था। तो इसकी हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन मालूम है ना क्या होता है? रिडक्शन आप ध्यान में रखिए, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और आफ्टर गेनिंग हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ये रिडक्शन की डेफिनेशन में लिखा जा सकता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कीप इन योर माइंड। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ देखो कि अभी जैसे मैंने पॉइंट आउट किया कि वाटर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे हाइड्रोजन डोनेट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो इसे लेकर रिड्यूस हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। जबकि वाटर अपना हाइड्रोजन लूज करने के बाद इसका क्या हशर होगा? इट इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपने नोट किया कि फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर आपको केमिकली 2 केमिकल प्रोसेसेस होते हुए नजर आ रहे हैं, 2 केमिकल इवेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द अदर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी वजह से केमिकली जब हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं कि केमिकली ये किस नेचर का प्रोसेस है, तो आमतौर पर इसके लिए टर्म यूज की जाती है कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। देखो, इसमें रिडॉक्स वर्ड के अंदर रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और जबकि ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड which is oxidized form of carbon is reduced into glucose, and water which act as reducing agent is oxidized into oxygen. Therefore chemically photosynthesis can be described as redox process. तो ये इसका redox process वाला concept आपने याद रखना है। ये किस point of view से हमने इसका concept बयान किया है? chemical point of view से। लेकिन photosynthesis at the same time ये केमिकली तो रिडॉक्स प्रोसेस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस भी है। वो कैसे? वो इस तरह से कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दीज 2 मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, दीज 2 आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, they are actually converted into energy rich molecule, that is glucose.
ठीक है। तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के अंदर इसकी कन्वर्जन हो रही है। तो एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में चूंकि ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है लाजमी तौर पर यहां पे एनर्जी इनकॉर्पोरेट होगी। और वो एनर्जी कहां से आएगी? जैसे अभी आपको थोड़ा सा मैंने बताया था कि दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम सन। सन की एनर्जी यहां पे इनकॉर्पोरेट होनी है सिस्टम के अंदर, एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड to convert these energy poor molecules into energy rich molecule. And for the absorption of this sunlight, photosynthetic pigments are involved in the photosynthesis. पिगमेंट्स असल में लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स को कहते हैं। अभी हम आगे चलकर इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वजूद में आता है, जिससे एटीपी बनते हैं और फिर उन्हीं एटीपी को इस्तेमाल में लाते हुए इन एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हैं कि एक बायो एनर्जेटिक प्रोसेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस। ये कॉन्सेप्ट हमने बायोएनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। और फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट हमने केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। अब अगर यहां पे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस, दैट इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस या इट इज अ बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस, तो आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम। नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। ये दोनों ही पूरी तरह से करेक्ट हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो आपने इस गलतफहमी में नहीं रहना कि ये भाई रिडॉक्स प्रोसेस है, बायोएनर्जेटिक्स नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये बायोएनर्जेटिक्स है, रिडॉक्स नहीं है। ये दोनों स्टेटस रखता है ये प्रोसेस। तो केमिकली इसको रिडॉक्स प्रोसेस कहा जाएगा और बायोएनर्जेटिकली इसको बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस कहा जाएगा। या देखो सवाल अगर यूं पूछा जाता है कि फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस, कि दैट इट इज रिडॉक्स प्रोसेस या इट इज बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस। अब आप यहां पर प्रेफर कर सकते हैं रिडॉक्स प्रोसेस को। और फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू बायो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस या इट इज बायोएनर्जेटिक्स प्रोसेस, तो अब आप प्रेफर करेंगे बायोएनर्जेटिक्स को। लेकिन अदरवाइज अगर वैसे आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है अबाउट फोटोसिंथेसिस, सो बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर थोड़ा सा बीच में हिंट दे दिया जाए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो यहां पर केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर और भी बहुत सारी चीजें अराइज होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपने इस इक्वेशन को रट लेना है, इसको अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान रेशो क्या है। देखो जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल, तो रेशो क्या बना? रेशो बन गया 1:2। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस रेशो में यूज हो रहे हैं? तो 1:2 के अंदर, 2:1 में नहीं, क्योंकि रेशो हमेशा सीक्वेंस में बताना होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर रेशो पूछा जा रहा है तो 1:2 है, और अगर वाटर टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो पूछा जाए तो वो 2:1 हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखिए कि यहां पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये जितने भी यहां पर फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं, क्या ये सभी एनर्जी रिच हैं? नहीं भाई, इसमें सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी रिच है, बाकी ये ऑक्सीजन और वाटर दे आर नॉट एनर्जी रिच, दे आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि फालतू प्रोडक्ट है, यानी ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट यहां पर ग्लूकोज है। ये इनिशियली ग्लूकोज बनेगा, इसको भी हम आमतौर पर इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये ग्लूकोज इनिशियली प्रोड्यूस होने के बाद फिर ये आगे जाकर स्टोरेज फॉर्म में जब आता है तो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म क्या है? स्टार्च। तो अल्टीमेटली फिर स्टार्च ने प्रोड्यूस होना होता है। मिसाल के तौर पर प्लांट के लीव्स में जब दिन भर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा होगा तो ग्लूकोज क्विकली प्रोड्यूस होता जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता। उसकी बड़ी वजूहत हैं, अभी बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको मैंने बताया था, तो आगे किसी और जगह पर भी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे हम। तो ग्लूकोज ये ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा लीफ के अंदर, ये या तो सुक्रोज में कन्वर्ट होकर वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या फिर अगर इसने स्टोर होना है तो फिर ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल आप ये याद रखो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स यहां पे यूज हुए हैं? तो 6 मॉलिक्यूल्स यहां पे यूज हुए हैं। यहां पर देखो बेटे, ये भी पूछा जा सकता है कि द कार्बन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू मेक ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
तो आप देख रहे हो कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन मौजूद है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सिर्फ ग्लूकोज के अंदर कार्बन मौजूद है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ओनली। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आपको मालूम है कि एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 6। और ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए चाहिए क्योंकि हर कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन है। तो अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि आप बताइए 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो अब देखो आप ये 10 ग्लूकोज को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आंसर हो गया। तो इसका मतलब है 60 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को जरा टैकल कीजिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनका आंसर मांगा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने ज्यादा अच्छी तरह से इसके ऊपर गौर नहीं किया होता तो वो ऐसे क्वेश्चंस के गलत आंसर पिक कर रहे होते हैं जब अचानक से उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन चूंकि आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके सामने जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा बच्चों, आप देखो एक क्वेश्चन यहां पर, यही जो डिस्कशन हमने किया उसके हवाले से कि ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट, तो उसमें देखो ऑप्शंस आपको दिए गए। ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आर एनर्जी रिच। अभी जैसे बात हुई थी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनी है क्या वो सारी एनर्जी रिच हैं? तो ये करेक्ट यहां पे पूछ रहा है, ठीक है, याद रहे। तो ये क्या करेक्ट है? नो, सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी रिच था। अच्छा, ऑल फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स आर एनर्जी पुअर, ये वाली बात दुरुस्त है। एनर्जी पुअर तो तमाम फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, CO2 इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि कार्बन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और वाटर इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एग्जैक्टली कहा जा सकता है क्योंकि ये जो वाटर है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। वाटर को आप यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। दोनों बातें इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त हैं क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और अगर ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ऑक्सीजन की रिड्यूस फॉर्म है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। बहरहाल ये वाली बात जो लिखी हुई है ये दुरुस्त है। तो आपसे यहां पर क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अच्छा, करेक्ट नहीं पूछा गया, वो कह रहा है कि सारे करेक्ट हैं एक्सेप्ट, तो आपने एक्सेप्ट बताना है, यानी जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आर एनर्जी रिच, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है और यही आंसर है, इसको आपने पिक करना है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, विच रो शोज व्हाट हैपेंस इन द फोटोसिंथेसिस। अब ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, तो आप जरा देखिए कि 3 मुख्तलिफ इवेंट, एनर्जी कन्वर्जन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे अभी जिक्र किया था मैंने आपको, और स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो जब स्टोरेज प्रोडक्ट का जिक्र आए तो इसका मतलब है स्टार्च, ठीक है, और जब बात हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो उससे मतलब होता है ग्लूकोज। यानी हमने इस कॉलम में से उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें ग्लूकोज दिया है, और वो कहां है? वो यहां पर है और यहां पर है। इसका मतलब है कि बी भी आंसर नहीं हो सकता और यहां पर डी आंसर भी नहीं हो सकता। और हमने इस कॉलम में से किसको चूज करना है? इस कॉलम में से स्टार्च। तो स्टार्च इज गिवन हेयर एंड हेयर। तो अगेन देखो ये दोनों कॉलम्स तो एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हमने चूज करना है कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। तो अब हम पहले कॉलम पर आ जाते हैं। देखो पहले कॉलम में केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, क्या फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी ये कन्वर्जन हो रही है, या फिर लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? तो मेरे ख्याल में अब आप बिल्कुल करेक्टली आंसर पे पहुंच गए हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पर, लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये राइट आंसर यहां पर सी होगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की अब हमने ये जो मेन इक्वेशन डिस्कस की उसमें आप इजीली रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडिया कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप इजीली यहां पर देखो पहचान सकते हैं कि इस इक्वेशन में आपके सामने ये इस इक्वेशन बार से पहले जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं दीज आर एक्चुअली रिएक्टेंट्स, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि आगे जो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली प्रोडक्ट्स।
तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता कि विच वन इज द रिएक्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस या विच वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सनलाइट और पिगमेंट, इनको आप किस में शुमार करेंगे, इनको आप रिएक्टेंट में शुमार करेंगे या फिर इनको प्रोडक्ट्स में कंसिडर करेंगे, तो आपने इनको भी रिएक्टेंट्स ही मानना है। ये सनलाइट भी एक किस्म का रिएक्टेंट है और पिगमेंट भी एक किस्म का रिएक्टेंट है, क्योंकि ये भी यहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसी हवाले से देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो आपने अभी गौर किया होगा कि एक मॉलिक्यूल ऐसा था जो दोनों तरफ आपको नजर आया, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड था या वाटर या ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन। तो आप यकीनन पहचान गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के तौर पर वाटर एक्ट कर रहा होता है, लेकिन वाटर का एज रिएक्टेंट कंट्रीब्यूशन कुछ और है। यानी रिएक्टेंट के तौर पर वाटर के तकरीबन कोई 12 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं, जबकि एज प्रोडक्ट वाटर के तकरीबन कोई 6 मॉलिक्यूल्स हासिल हो रहे होते हैं। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के डिफरेंस के तौर पर यहां पर आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो वाटर इज द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब देखो यहां पर द डायग्राम रेफर्स टू सम सब्सटेंसेस फाउंड इन द प्लांट सेल, व्हिच एरिया ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देखो सम टाइम एमसीक्यू इस तरह से डायग्रामेटिक टाइप के होते हैं, तो इसमें आपको ये एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये 3 चीजें दिखाई हैं, एक है ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन और एक वाटर, और इसने कहा है कि सम सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट सेल। तो ये ग्लूकोज भी प्लांट सेल में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। तो विच एरिया ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एंड प्रोडक्ट्स। अब इनमें से एंड प्रोडक्ट कौन सी है फोटोसिंथेसिस की। अगर तो इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो तो हम ए को पिक करेंगे, अगर इसमें ग्लूकोज और वाटर हो तो फिर हम बी को पिक करेंगे, अगर यहां पर ऑक्सीजन और वाटर हो तो फिर हम सी को पिक करेंगे, लेकिन अगर ये तीनों हो तो फिर हम डी को पिक करेंगे। तो अब बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली यहां पर राइट आंसर डी है, क्योंकि ये तीनों ही दरअसल एंड प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, अब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस अभी हमने इसका मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसको अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करते हैं तो आपको यहां पर कई और फैक्ट्स का अंदाजा होगा। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में किसी हद तक जो रिलेशनशिप पाई जाती है उसका अंदाजा होगा। देखो फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आप इन दोनों की इक्वेशंस अगर देखें तो इन दोनों की इक्वेशंस में आपको काफी हद तक चीजें एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करती हुई नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप गैसेस को ऑब्जर्व करें, जिनको हमने यहाँ पर ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, तो आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और इधर ये ऑक्सीजन, यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट है। ऑन द अदर हैंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हो गई, यानी दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस नजर आ रहे हैं इस लिहाज से। या दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है वो दरअसल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। ये सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अराइज हो रही है, इसकी प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट यहां पे आके खर्च हो रही है। और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और फोटोसिंथेसिस चूंकि ऑक्सीजन यील्ड करता है, तो ये ऑक्सीजन जो यहां पर प्रोड्यूस हो रही है ये इधर रेस्पिरेशन में खर्च हो रही है। यानी हम यहां पर अगर कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन यूज प्रोडक्ट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस प्रोडक्ट, ठीक है। गैसेस प्रोडक्ट के हवाले से बात हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को चाहिए थी अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन नीड्स ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिंथेसिस। और आप ये जानते हैं कि दुनिया में वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। क्या इंसान में ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म होते हैं? नो, इंसान में ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म नहीं होते। तो फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म होते हैं?
तो वो है प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपको ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्लांट्स में आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे टाइम में पॉसिबल है, सिर्फ डे टाइम के अंदर। नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अगरचे कुछ बच्चे ये समझ रहे होते हैं शायद डार्क रिएक्शन नाइट टाइम में होता है, ऐसा नहीं है। वो अभी आगे चलकर मैं उसके ऊपर आपको ब्रीफ करूंगा कि ऐसा हरगिज नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस आप ये याद रखो कि ये डे टाइम की एक्टिविटी है, डे टाइम का प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन इसका ये मतलब नहीं है ये नाइट टाइम का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ये डे एंड नाइट दोनों में परफॉर्म होता है। ये 24 आवर्स का प्रोसेस है, 24 आवर्स का, दिन रात रेस्पिरेशन चलता रहता है। ये बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, ये अगर रुक जाए तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। तो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी थ्रू आउट डे एंड नाइट परफॉर्म होती रहेगी, बट फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स इन डे टाइम। अच्छा, अब देखो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये मान लें कि फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन बोथ यूज प्रोडक्ट्स ऑफ ईच अदर, तो फिर ये जो प्लांट के अंदर आपको गैसेस एक्सचेंज नजर आता है कि भाई डे टाइम के अंदर आपको जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ परफॉर्म होते हुए मिलेंगे, उस वक्त प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल क्यों कर रहा होता है और ऑक्सीजन को क्यों एक्सहेल कर रहा होता है? हालांकि प्लांट बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है वो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या उसकी जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा? और क्या ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है वो रेस्पिरेशन की नीड से ज्यादा है, इस वजह से वो बाहर निकल रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका अगर हम यहां पर आंसर तलाश करें, इसकी रीजनिंग करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी रीजनिंग बड़ी ही आसान है। इसकी रीजनिंग यह है कि असल में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो ये दोनों जो प्रोसेस है ना, ये एक पेस पर परफॉर्म नहीं हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट से फास्ट होता है और बहुत फास्ट होता है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होगी, अभी हम लाइट का इफेक्ट पढ़ेंगे कि लाइट क्या कंट्रीब्यूट करती है, तो जितनी लाइट इंटेंसिटी, और अभी आगे चलकर आपको यह भी बताया जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मुराद क्या है। ठीक है, ये आपने हौसला रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लाइट का रोल पढ़ेंगे, वहां पर इंटेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। लाइट की शिद्दत जितनी ज्यादा तेज होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट होता जाएगा। यानी सुबह जब सूरज निकलता है उस वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ और होता है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है प्लांट के बिल्कुल सर के ऊपर, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ और हो जाता है। और फिर इसी तरह से जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक बार फिर अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। और जबकि रेस्पिरेशन इसके ऊपर भी अगरचे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रेस्पिरेशन एक नॉर्मल पेस से चल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट से चूंकि ज्यादा है, लिहाजा फोटोसिंथेसिस में जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो रेस्पिरेशन से हासिल नहीं हो पाता, और वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मजबूरन फिर बाहर से एक्वायर करता है। इस वजह से ये इनहेल हो रहा है डे टाइम में, और जब फोटोसिंथेसिस का रेट फास्ट होगा और उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो रेस्पिरेशन में खर्च होने के बावजूद बच जाएगी, तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, उसको फिर बॉडी से बाहर डिसिमिनेट किया जाएगा। तो इस तरह से देखो प्लांट में ये जो डे टाइम का पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज है वो इस तरह से, इस वजह से। ठीक है, रीजनिंग आपको समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये नाइट टाइम में प्लांट के अंदर जो गैस एक्सचेंज हो रही है वो तो बिल्कुल एनिमल्स की तरह हो रही है, ऑक्सीजन इनहेल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, ऐसा क्यों है? तो इसका भी रीजन बिल्कुल सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस रात को होता ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन को जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कर देता था, अब रात को वो ऑक्सीजन लाजमी बाहर से एक्वायर करनी पड़ेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रात को प्रोड्यूस होगी वो जाहिर है कि फोटोसिंथेसिस में तो खर्च नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस तो उस वक्त हो नहीं रहा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी फिर बाहर रिलीज की जाएगी। तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि रात को प्लांट्स के दरख्तों के नीचे
नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, बीमार पड़ जाते हैं, असर हो जाता है, यानी कोई जिन भूत चिवड़ जाते हैं। तो असल में वो जिन भूत क्या होते हैं, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि रात को दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल के लिए यानी इंसान के लिए वो इंजुरियस है, हमारे लिए वो सूटेबल नहीं है। इस वजह से हम दरख्त के नीचे रात को अगर सोएंगे तो ऐसी सूरत में नुकसान उठाएंगे। दरख्त के नीचे दिन के वक्त बैठना होता है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है, आजकल बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि आप जरूर दरख्त लगाएं, जरूर दरख्त लगाएं, क्योंकि आप दरख्त लगाएंगे तो दिन को उसके नीचे बैठकर आप राहत महसूस कर सकेंगे। बहरहाल अब ये समझ में आ गया आपको कि नाइट टाइम का जो पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज था वो डे टाइम के पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज से कैसे मुख्तलिफ हुआ। नाइट टाइम में जो पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज उसका रीजन क्या है और डे टाइम के पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज का रीजन क्या है। अब यहां पर मजीद इस डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं। अब आप देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी जैसे मैंने आपको बयान किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन लाइट इंटेंसिटी, और सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज गुरूब होने तक लाइट इंटेंसिटी मुसलसल वेरी कर रही होती है। सुबह कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, फिर ग्रेजुअली फिर कम होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा फोटोसिंथेसिस कभी तो ऐसा होगा कि रेस्पिरेशन के रेट के इक्विवेलेंट आ जाए अपनी लाइट इंटेंसिटी की वजह से, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। और वो टाइम क्या होता है, वो होता है एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क। डॉन किसको कहते हैं, सनराइज। डॉन जो सुबह सूरज निकलने का वक्त होता है, सनराइज सूरज तुलू होने का वक्त, तुलुए आफ्ताब, ठीक है। तो सनराइज के वक्त, डॉन के वक्त। और इसी तरह डस्क किसको कहते हैं, डस्क मीन्स सनसेट, जब सूरज गुरूब हो रहा है, सनसेट यानी गुरूबे आफ्ताब। तो गुरूबे आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब पर चूंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये दो ऐसे टाइमिंग्स होती हैं, इस दौरान चंद मिनटों के लिए या चंद लम्हों के लिए यूं कह लें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो ये क्या है कि एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों ऐसा हुआ, रीजन भी साथ पॉइंट आउट कर दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्यू टू लो लाइट इंटेंसिटी, वरना ये उसके बराबर में नहीं आने वाला था, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी पर ये डिपेंड करे, इस वजह से रेट कम हो गया। और जब ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो गया रेट ऑफ रेस्पिरेशन के साथ, तो फिर क्या होगा, नाउ द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज सफिशिएंट टू कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। जितना रेस्पिरेशन से CO2 निकलेगा वो सारा फोटोसिंथेसिस में खर्च हो जाएगा, और जितना फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलेगा वो रेस्पिरेशन में खर्च हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी सूरत में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट और इन्वायरमेंट के दरमियान जो नेट गैस एक्सचेंज है वो क्या होगा, फिर यानी क्या चीज इनहेल होगी और क्या चीज एक्सहेल होगी, तो आप बेटे याद रखो कि दस नेट गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। भाई अब जरूरत ही नहीं है, प्लांट क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से एक्वायर करता है, वजह यह है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। और प्लांट क्यों ऑक्सीजन को रिलीज करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, ये रीजन है। अगर ये दोनों का रेट इक्वल हो तो कोई जरूरत ही नहीं है प्लांट को कोई चीज यूं एक्सचेंज करने की, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर प्लांट्स का उतना फायदा भी नहीं होगा हमारे एनवायरनमेंट में जितना अब हम समझ रहे हैं। तो अब आप देखो कि लाइट इंटेंसिटी जितनी हाई होगी, जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा, लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई होगा, और प्लांट का आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकेगा, इकोसिस्टम तभी बैलेंस रह सकता है। ठीक है, तो आपने बेटे याद रखना है कि ये दो टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, डॉन और डस्क। इन दो टाइमिंग्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के चूंकि इक्विवेलेंट आ जाता है, और इक्विवेलेंट होने की वजह से जितना CO2 फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर्ड है वो रेस्पिरेशन से पूरा हो जाएगा, और रेस्पिरेशन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से मिल जाएगी, तो नेट गैस एक्सचेंज उस वक्त स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना डॉन और डस्क के दौरान, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब इक्वल हो गया, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कंपनसेशन पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं कहलाता,
कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, किसी एमसीक्यू में ये वर्डिंग चेंज करके पूछी जाए तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर फोटोसिंथेसिस जो कि रेस्पिरेशन से कंपनसेट नहीं कर रहा था, लेकिन इन 2 टाइमिंग्स में ये कंपनसेट कर लेगा, ओके। अब जरा इसके हवाले से हम मजीद क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट बॉडी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अब देखो यहां पर ऑप्शन दिए हैं आपको कि जब ये इक्वल हो गया है, बात हो रही है बिकम इक्वल, ये जरा ध्यान में रहे, इक्वल टू दैट ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों का रेट इक्वल हो चुका है। तो अब ऐसी सूरत में पैटर्न क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, नो। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड, नहीं भाई, नाइदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब, यानी वो जो अभी हमने बात की थी कि नेट गैस एक्सचेंज विल बी स्टॉप्ड कंप्लीटली, तो वो वाली बात यहां पर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या बना? नाइदर, डी ऑप्शन, ओके। अच्छा, फिर इसी तरह से देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट रूट एंड सॉइल इन डे टाइम। देखो यहां पर ये बड़ी अहम चीज है, इसको जरा आपने गौर से देखना है कि बिटवीन प्लांट रूट एंड द सॉइल इन डे टाइम। देखो डे टाइम की भी बात हो रही है, रूट और सॉइल के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन अगेन आपको उसी तरह के दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जैसा कि नॉर्मली हो रहा होता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड या एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, या फिर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, या बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिलीज, क्या होगा? तो एक्चुअली बेटे देखो ये जो रूट है ना, यहां पर आमतौर पर बच्चे ज्यादातर ये भागते हैं ए आंसर की तरफ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। नहीं, आपको पता है कि रूट क्या फोटोसिंथेसिस करता है? रूट में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रूट तो सिर्फ रेस्पिरेशन करती है। तो इसका मतलब है कि रूट ने जब रेस्पिरेशन करना है, फोटोसिंथेसिस वहां पे होना नहीं है। और प्लांट के अंदर कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है कोई नहीं कि जो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एब्जॉर्ब की होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूं सर्कुलेट होकर रूट में पहुंच जाए, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो रूट ने जितनी CO2, जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको रेस्पिरेशन के लिए, वो उसने डायरेक्टली बाहर से एक्वायर करना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो भी यूं लीफ तक मूव नहीं करके जाएगा, बल्कि उसको रूट वहीं से बाहर निकाल देगी। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और ये बहुत सारे बच्चे ये वाला आंसर नहीं पिक करते, वो ये ए वाले आंसर पर भागते हैं। तो आपने केयरफुल रहना है, ठीक है भाई। देखो यहां पर ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए अच्छी तरह से कि ये जो अभी हमने पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज की बात की थी ना, इन जनरल जब भी हम प्लांट बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो वो असल में हम उसके लीव्स के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। जैसा कि आमतौर पर ये बयान किया जाता है कि डे टाइम के अंदर ये प्लांट यानी लीव्स की मेनली बात हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और जबकि ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है। तो ये दरअसल लीव्स कर रहे हैं। इन जनरल हम प्लांट के बारे में ये कह रहे होते हैं, लेकिन असल में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये लीव्स के बारे में बात हो रही है, उसकी रूट के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। और इसी तरह से आप देखो कि नाइट टाइम में क्या होगा, इन नाइट टाइम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक हो गया। तो ये नाइट टाइम है। और मैंने अभी आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा इनमें से, यानी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारी बात हम किसकी कर रहे हैं? ये सारी बात कर रहे हैं हम उसकी लीव्स की। तो इन जनरल जब भी हम प्लांट बॉडी की बात कर रहे होते हैं तो उसकी लीव्स की बात कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको यूं रूट के बारे में पूछा जा रहा है तो रूट के हवाले से आप ये याद रखो, रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट ने सिर्फ रेस्पिरेशन करनी है और उसके लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन, वो बाहर से एक्वायर करेगा और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो बाहर रिलीज कर देगा, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। ये दिन रात ये एक्टिविटी रूट में चलती रहेगी क्योंकि रेस्पिरेशन तो हर वक्त हो रही है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी हमने डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्टेंट है, इसका अब रोल क्या है इसको हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बुनियादी तौर पर क्या रोल है? आज के हमारे लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक ये भी है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के रोल को भी अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल कार्बन सोर्स है,
यानी इट एक्ट एज कार्बन सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन जरूर होता है, और कार्बन का सोर्स क्या होगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन सोर्स क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ही इसका मेन रोल बताया जाएगा। अच्छा, ये यूटिलाइज कहां होती है, अभी आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आगे चलकर अभी एक फेज आएगा डार्क रिएक्शन। तो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगी। लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल फोटोसिंथेसिस में पूछा जाए तो आपने कार्बन सोर्स कहना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल डार्क रिएक्शन में पूछा जाए तब भी यही कार्बन सोर्स कहना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का रोल लाइट रिएक्शन में पूछा जाए, नो, लाइट रिएक्शन में नहीं है। ऐसा ना हो कि आप उधर भी जज्बात में आके कार्बन सोर्स वाले ऑप्शन को पिक कर रहे हो, तो जरा केयरफुल रहना ही है, ठीक है। तो कार्बन सोर्स के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट कर रहा है और इसकी यूटिलाइजेशन होती है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो कितने CO2 रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन ऑर्डर टू मेक वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं कि 6 CO2 आर रिक्वायर्ड। वो क्यों, क्योंकि देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, C6H12O6। तो चूंकि यहां पर 6 कार्बन एटम्स हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स 1 कार्बन, तो इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ऐसा एक सवाल बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करने तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे, तो आप काउंट कर लीजिए 10 ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो 10 ग्लूकोज में हर एक के अंदर 6 कार्बन है, तो 10 में 60, तो 60 ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ कार्बन इन द ग्लूकोज और नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इनके दरमियान 1:1 बन रहा है। तो ये देखो इनका रेशो भी बना के यूं पूछा जा सकता है, ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कहां से करते हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स कहते हैं, लैंड प्लांट्स को, जो खुश्की पर पाए जाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेंगे, एयर से, उनके लिए सोर्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, एयर। एयर इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एयर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है, 0.032, ये पुराना फिगर है, और आजकल अगर हम देखें तो 0.04 कंसिडर की जाती है। तो ये परसेंटेज में ये वैल्यू गिवन है, 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। और कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो ये मेनली ऑब्टेन करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। आप देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से स्टोमेटा के जरिए अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो ये लीव्स में स्टोमेटा के जरिए मेनली ये एब्जॉर्प्शन होनी है। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अलावा किसी और जगह से एब्जॉर्ब नहीं होती, ये बात ध्यान में रख लीजिए। लेंटिसल्स, ये स्टेम के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस मुमकिन है, लेकिन वहां से भी ऑक्सीजन दाखिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जस्ट लाइक द रूट्स, क्योंकि वहां पर भी स्टेम के अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। हाँ अलबत्ता वो स्टेम जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं वहां पर वो लीफ वाला पैटर्न होगा, ठीक है। तो जहां जहां बेटे याद रखो कि फोटोसिंथेसिस नहीं है वहां पर पैटर्न एनिमल्स की तरह है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना है। लेकिन जहां पर फोटोसिंथेसिस साथ हो सकता है उस रीजन में, तो वहां डे टाइम के अंदर ये वाला पैटर्न रहना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। अच्छा उसके बाद अब आप देख लीजिए कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो वाटर इज द सोर्स, यहां पर वाटर इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में भी होती है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व CO2, या फिर इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट्स हैं या कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, दोज कैन आल्सो बी एब्जॉर्ब्ड बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, उनके जरिए भी ये ले सकते हैं। अच्छा बेटा इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त यहाँ पे पूरा होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और उसमें हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं फोटोसिंथेसिस के उनको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel,
Kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.